रमेश बाबू भरी जवानी में चल बसे। यही उनकी उम्र थी 44 साल। रमेश बाबू अपने पीछे पत्नी लता और 3 बच्चों को छोड़कर चल बसे। उनका बड़ा बेटा अमित, दूसरे नंबर पर बेटी कंचन थी और सबसे छोटा सुधीर था। अचानक हुए इस हादसे को हम सब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे। मुझे समझ थोड़ी कम थी, फिर भी इतना भी ना समझ नहीं था कि पिताजी के जाने का अर्थ ना समझ सकूं। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। कच्ची गृहस्थी थी, ऐसे में उन्हें चारों तरफ सिवा अंधकार के कुछ नहीं दिख रहा था। सारे रिश्तेदार जमा थे, माँ को समझाने का भरसक प्रयास कर रहे थे, मगर वे कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। बस एक ही रट लगाए थी कि अब वे बाकी का जीवन कैसे गुजारेंगी, कैसे कंचन की शादी होगी, हम सबको वो कैसे संभालेंगी। उनका रुदन सुनकर सभी की आंखें नम थी। थोड़ा बहुत वे मामा जी को समझने को तैयार थी। मामा जी भरे मन से बोले, दीदी दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बनकर तब तक खड़ा रहूँगा जब तक तुम्हारा परिवार संभल नहीं जाता। उन्होंने अपना वादा निभाया। रोजाना शाम को बैंक की ड्यूटी से खाली होते तो सीधे घर आकर हमारा हाल चाल जरूर लेते। उनके आने से हम सबको बल मिलता। उन्हीं के प्रयास से अमित भैया को पापा की जगह पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिली। फंड से मिले रुपयों से कंचन दीदी की शादी हुई। पापा का बनाया मकान था, सो रहने की समस्या नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर संभलने लगा। कंचन दीदी की शादी के बाद बचे रुपए को माँ ने अपने पास बुरे वक्त के लिए रख लिया। इस बीच अमित भैया की शादी के लिए लड़की वालों के रिश्ते आने लगे। माँ को एक जगह रिश्ता अच्छा लगा, सो मामा से राय मशविरा करके भैया की शादी कर दी। अब वे बेफिक्र थीं। ले देखकर एक मैं ही बचा था। उन्हें विश्वास था कि मैं कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर सेटल हो ही जाऊंगा, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। माँ को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे हम सबको रोता बिलखता छोड़ चली गई। भैया को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर मैं अकेला हो गया। मैं उस रोज़ फूट फूट कर रोया, क्योंकि एक माँ ही थी जो मेरी सब कुछ थी। मैं जब भी कभी उलझन में होता, वे बड़ी आसानी से मेरी समस्या का समाधान कर देती। एक तरफ से वे मेरी संबल थी। माँ की 13वीं तक कंचन दीदी मेरे पास रही। जब तक थी मेरी तन्हाई पर अंकुश लगा रहा, पर जैसे ही वे चली गई घर काटने को दौड़ने लगा। सबसे बुरी बात यह हुई कि जिन भैया भाभी पर मेरी जिम्मेदारी थी वे ही मुझसे विमुख होने लगे। एक दिन मैंने माँ की पासबुक देखी तो पाया कि उसमें फूटी कौड़ी भी न थी। यह जानकर मैं स्तब्ध रह गया। भैया से पूछा तो बड़े तल्ख शब्दों में बोले, मैं क्या जानूं। पूरे 4 लाख थे भैया, माँ ने मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए रखे थे। मैं लगभग रुआसा हो गया। जब तू जानता था कि पूरे 4 लाख रुपए थे तो तुझे यह भी पता होगा कि रुपए कहाँ गए। मुझे तो पता भी नहीं था कि माँ ने इतने रुपए बैंक में रखे हैं। भैया बड़ी सफाई से अपना दामन बचा ले गए। भैया याद कीजिए, माँ ने आपको कभी मेरी अनुपस्थिति में कुछ दिया हो? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? माँ से दिन रात तो तू चिपका रहता था। तुम दोनों क्या खिचड़ी पकाते थे, मैंने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की। फिर वे कहाँ से मुझे रुपए देंगी? मुझे रुपयों की ज़रूरत ही क्या है जो उनसे मांगूंगा और वे मुझको दे देंगी? खिचड़ी? कैसी बात कर रहे हैं? ना मैंने ना माँ ने आज तक आपसे कुछ छुपाया। पापा का जो कुछ भी फंड मिला उससे कंचन दीदी की शादी हुई और शेष रुपए जस के तस बैंक में जमा थे, तो इसलिए कि अगर मुझे बेहतर पढ़ाई करनी होगी तो आपसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। इतना घमंड! माँ आप पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहती थी, अब आप इसे जिस रूप में लें। कहकर मैंने इस विवाद को विराम दिया, क्योंकि जब मैंने देखा ही नहीं तो क्या कर सकता हूँ, जबकि सच्चाई यही थी कि रुपया भैया नहीं लिए थे। माँ की आदत थी
वे चेकों पर अग्रिम हस्ताक्षर बनाकर रखती थी ताकि पेंशन के रुपए लेने के लिए मुझे माँ का इंतज़ार ना करना पड़े। कभी कभी माँ दादी के पास चली जाती थी तो वहीं से फ़ोन कर देती थी कि मैंने चेक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तू पेंशन निकाल लेना। माँ के इस विश्वास का भैया ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। माँ के मरने की खबर रिश्तेदारों को देने जब मैं घर से बाहर निकला, उसी समय भैया भाभी को मौका मिला माँ का बक्सा खोलकर चेक और उनके रखे कुछ गहने को चुराने का। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक तरफ माँ की लाश जमीन पर पड़ी हो, दूसरी तरफ भैया ऐसा घटिया प्रयास में लिप्त रहेंगे। ये सब सोचकर मेरा मन भीग गया। उस रोज माँ पिताजी की खूब याद आई। अगर आज वे जिंदा होते तो शायद यह सब ना देखना पड़ता। इन सब वजहों से मैं ज़्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाया। घर में भैया भाभी का मेरे प्रति कोई सहयोगात्मक रवैया नहीं था। वे मेरे साथ बेगानों की तरह व्यवहार करते। आखिरकार जब मेरी पढ़ाई रुक गई तो मैंने एक शॉपिंग मार्ट में नौकरी कर ली। तनख्वाह कोई खास न थी। अभी एक दो भी दिन न गुजरा था कि एक दिन मैंने भाभी को भैया से यह कहते सुना, कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहेंगे देवर जी? 2-3 महीना होने दो, भैया बोले। अभी से कान भरोगे तभी कुछ सोचेगा, भाभी बोली। भैया ने घुमा फिरा कर भाभी की बात मेरे सामने दोहरा दी। मुझे नागवार गुजरा। भाभी न सही, कम से कम भैया को तो सोच समझ कर बात करनी चाहिए थी। एक तो मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई, दूसरे नौकरी लगे 2-3 महीने भी नहीं हुए और घर खर्च का ताना देने लगे। काम से लौटने में कभी कभी मुझे देर हो जाया करती। ऐसे ही एक रात मैं देर से घर लौटा तो पाया कि घर के फाटक पर ताला लटक रहा था। मैंने पड़ोसी से चाबी लेकर फाटक खोला। कमरे की चाबी भैया एक खास जगह पर रख जाते थे जिसका सिर्फ मुझे पता था। वहाँ से चाबी लेकर मैंने कमरा खोला। बहुत भूख लगी थी। रसोई में जाकर बर्तन उल्टा पुल्टा कर देखे, खाने के लिए कुछ भी ना मिला। खिन्न मन से भैया को फ़ोन लगाया तो पता चला कि वे ससुराल में हैं। अगले दिन दशहरा था, सो मनाकर ही लौटेंगे। मैंने स्वयं रोटी बनानी चाहिए। जैसे ही गैस जलाई, कुछ सेकंड जली फिर बंद हो गई। रात 11 बज गए। अब इतनी रात मुझे बाहर भी कुछ खाने को मिलने वाला न था। ऐसा ही था तो भैया मुझे फ़ोन कर देते, मैं बाहर ही खा पी कर आ जाता। खुद तो ससुराल में दावत उड़ा रहे हैं और मुझे भूखा मरने के लिए छोड़ गए। यह सोचकर मुझे तीव्र क्रोध आया, वहीं अपने हाल पर रोना भी। भैया को मुझसे क्या दुश्मनी है जो इतना गलत कर रहे हैं? भाभी ही उनकी सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। अगर इतना ही है साफ साफ कह देते, मैं अपना खाना खुद बना लूँगा। यही सब सोचकर दिन में मैंने स्वयं पहल की। तनाव में रहने से अच्छा है मैं खुद ही अलग हो जाऊं। दशहरा बीतने के बाद भैया भाभी घर लौट आए। आप लोग नहीं चाहते हैं तो मैं अपना खाना खुद बना लूँगा। भाभी ने सुना तो तुनक गई, बोली, यह तो अच्छी बात हुई। 5 महीने से हमारा खा रहे थे, जब तक कमाने लगे तब अलग गुजारे की बात करने लगे। अलग गुजारे के लिए आप लोगों ने विवश किया है। वैसे भी 5 महीने खिलाकर कोई एहसान नहीं किया। 4 लाख रुपए थे माँ के खाते में, जिसे आप लोगों ने छल से निकाल लिया। मैंने भी कहने में कोई कसर न छोड़ी। अब जब अलग रहना ही है तो मन की भड़ास निकालना ही मुझे उचित लगा। बेशरम, हम लोगों पर इस तरह इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? अमित भैया चीखे। हकीकत है भैया, आज वह रुपया होता तो मुझे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर यूं शॉपिंग मार्ट में मामूली नौकरी ना करनी पड़ती। तो क्या कलेक्टरी करते? कलेक्टरी नहीं करता, मगर ढंग से नौकरी तो करता। आपने पिता का फ़र्ज़ निभाना तो दूर, मेरा हक मार लिया। उन्हें मेरी बात का इतना बुरा लगा कि मुझे मारने के लिए उठे, मगर ना जाने क्या सोचकर रुक गए। आज से तुम्हारा हमारा संबंध खत्म, कहकर भैया अपने कमरे में चले गए।
पीछे पीछे रानी भाभी भी पहुंची। ऐसा भाई मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था। बड़े भाई पर इल्ज़ाम लगा रहा है, 5 महीने से खिला पिला रहे थे, यह सोचकर कि भाई है उसका यह सिला दिया। एहसान फरामोश। भैया सुनते रहे। तभी कंचन दीदी आ गई। मैंने भरसक माहौल बदलने की कोशिश की तो भी वे समझ गई। जब तक माँ जिंदा थी भैया भाभी ने उनकी खूब आवभगत की। माँ पेंशन का आधा हिस्सा उन्हीं लोगों को दे देती थी, शेष अपने लिए रखती। कंचन के बच्चों की डिमांड वही पूरा करती। भैया भाभी सिर्फ समय से नाश्ता खाना खिला देते। भाभी को इतना भी फर्ज पहाड़ सा लगता। पीठ पीछे भैया से भुनभुनाती। 2-4 दिन के लिए कंचन दीदी आती तो भाभी चाहती कि दीदी किचन में उनका हाथ बटाएं। अपने बच्चों का एक भी सामान वे कंचन दीदी के बच्चों को देना नहीं चाहती थी। एक दिन रात सोने के समय उनका चॉकलेट पाउडर ख़त्म हो गया था। दीदी का छोटा बेटा अंश उसके बिना दूध नहीं पीता था, सो वे भाभी के पास गई। भाभी ज़रा सा पाउडर ले लेती हूँ अपने अंश के लिए, कल सुबह मंगा लूँगी। भाभी हंसकर टालने की नीयत से बोली, अपना भी यही हाल है, थोड़ा सा बचा है, ख़त्म हो जाएगा तो मुश्किल होगी। इनका हाल तो जानती हो। भैया की ओर मुखातिब होकर बोली, कोई सामान लाने में कितनी आलसी हैं। भैया नज़रें चुराने लगे। दीदी को सब कुछ समझते देर न लगी। उनका मन खिन्न हो गया। वे उल्टे पांव लौट आई। रानी भाभी का मायका आर्थिक रूप से कमज़ोर था। पिता एक छोटी सी कंपनी में ड्राइवर थे। लता जी यह सोचकर उसे बहू बनाकर लाई कि गरीब घर की बहू रहेगी तो निबाह हो जाएगा, मगर हुआ उल्टा। कुछ न देखने वाली भाभी को जब सरकारी नौकरी वाला आर्थिक रूप से संपन्न पति मिला तो वे स्वार्थी और अहंकारी हो गई। उन्हें लगा कि अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं, मायके से उन्हें सह मिलती। उनकी माँ चाहती थी कि किसी तरह उनकी बेटी दामाद अपना अचल हिस्सा लेकर स्वतंत्र गृहस्थी बसाएं। माँ के मरने के बाद भरसक उनका यही प्रयास रहा कि किसी तरह मैं इस मकान का अपना हिस्सा उन्हें बेच दूँ। मैंने मन बना लिया था कि चाहे वे जो भी कर ले, मैं पिताजी की अमानत नहीं छोड़ूंगा। मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के पीछे उनकी यही मंशा थी। इस प्रताड़ना से बचने के लिए जब मुझे तनख्वाह मिलने लगी तो उनके यहाँ खाना छोड़ दिया। यह भी उन्हें बर्दाश्त न हुआ। कभी बिजली तो कभी मकान के टैक्स के नाम पर वे मुझे जब तब परेशान करती। एक दिन मुझसे रहा न गया। बोला, रानी भाभी, सबसे ज़्यादा बिजली आप खर्च करती हैं। टीवी, फ्रिज, कूलर, मिक्सचर सभी आपके पास हैं। आप भी खरीद लीजिए, मैंने तो मना नहीं किया है। उनकी वाणी में व्यंग का पुट था। मगर बिजली का बिल आधा आपको ही देना होगा। आधा क्यों? कनेक्शन पिताजी के नाम पे है। घर की आधी हिस्सेदारी आपकी भी बनती है, तो बिल भी तो आपको आधा देना होगा। अच्छा तर्क है आपका। बराबर क्यों? मैं उखड़ा। आप ज़्यादा खर्च करेंगी तो ज़्यादा देंगी, मैं कम खर्च करूँगा तो कम दूंगा। बिजली के नाम पर मैं सिर्फ एक 15 वाट का CFL और एक पंखे का इस्तेमाल करता हूँ। उन्हें मेरा तर्क नागवार गुजरा। तुनक कर अमित भैया के पास गई। भैया चुपचाप सुन रहे थे। मुझे काम की जल्दी थी, सो जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर मैं निकल गया। मेरे जाने के बाद दोनों के बीच जो भी खुसुर पुसुर हुई मुझे पता नहीं। हाँ, 2 दिनों बाद भैया ने मुझे अपना फैसला सुनाया। मैं रोज़ रोज़ की किचकिच से उब चुका हूँ। बेहतर होगा कि मकान को बेचकर अलग हो जाए। यह सब सुनकर मैं सन्न रह गया। मुझे सपने में भी भान नहीं था कि भैया पिताजी की विरासत के प्रति इस कदर निर्मम होंगे। आदमी जानवर पालता है तो उससे भी मोह हो जाता है। यहाँ तो पिताजी के सपनों का आशियाना था। इसमें कितनी यादें हम लोगों की जुड़ी थीं। कितने कष्टों को झेलकर उन्होंने यह मकान बनवाया था। किराए के मकान में रह रहकर उन्होंने बहुत परेशानी झेली थी। 15 किराएदारों के बीच सुबह 3 बजे ही मम्मी पापा को उठना पड़ता था ताकि सबसे पहले पानी भर सके।
साझा बाथरूम, अलग सिरदर्द था। चील कौवों को पानी देने वाला समाज व्यवहार में भैया जैसा ही होता है, लिहाजा मैंने मन मार कर उनके फैसले पर मुहर लगा दी। मकान बिकने के बाद भैया ने कंचन दीदी को फूटी कौड़ी भी न दी। मामा ने मुझे सलाह दी कि अगर बड़े भैया गैर जिम्मेदार हो गए तो तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। उन्हीं के कहने पर मैंने 1 लाख रुपए दीदी को पापा के हक के नाम पर दे दिए। उन्होंने भरसक मना किया, यहाँ तक कि रिश्तों की कसम देने की कोशिश की, मगर मैं टस से मस नहीं हुआ। जीजाजी थोड़े रुष्ट हुए, कहने लगे, किस चीज़ की हमारे पास कमी है? उस धन पर तो तुम दोनों भाइयों का हक है। भले ही उन्होंने मना किया, पर मैं ससुराल वालों की मानसिकता को जानता था। पीठ पीछे सास ससुर जरूर ताना मारते। थोड़े रुपयों के लिए मैं नहीं चाहता था कि उनका सिर नीचा हो। मैं एक किराए के मकान में रहने लगा। वक्त ने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया। दीदी के प्रयासों से मेरी शादी हो गई। मेरी शादी में भैया की तरफ से कोई नहीं आया। मैंने भी मनुहार नहीं की। जब उन्हें अपने फ़र्ज़ की याद नहीं रही तो मैं क्यों पहल करूं? 10 साल गुजर गए। इसी बीच भैया भाभी का थोड़ा बहुत हालचाल अन्य स्रोतों से मिलता रहता। एक लड़की पहले से ही थी, 2 और हो गई। वे 3 बच्चियों के पिता बन गए। शायद यही वजह रही हो, उन्हें शराब की लत लग गई। लड़कियों को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाने की जगह जिम्मेदारियों से भागने का उनका यह तरीका मुझे कायराना लगा। एक दिन दीदी से खबर लगी कि उनकी हालत बेहद ख़राब है। वे अस्पताल में भर्ती हैं। मैं सपरिवार उन्हें देखने गया। भाभी ने हमें खास तवज्जो न दी, उल्टे उल्हाना देने लगी कि इस संकट की घड़ी में किसी ने साथ नहीं दिया। चाहता तो मैं भी कह सकता था कि आपने कौन सा रिश्ता निभाया। कभी कभार दीदी उनसे मिलने जाती तो इनका मुंह टेढ़ा ही रहता। भैया किसी तरह ठीक ठाक हुए, इस चेतावनी के साथ ही कि अगर उन्होंने शराब नहीं छोड़ी तो निश्चय ही उनका गुर्दा खराब हो सकता है, फिर उन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। रानी भाभी सहम गई। वे इस कदर कमज़ोर हो गए थे कि ठीक से उठ बैठ भी नहीं सकते थे। ऑफिस कहने के लिए जाते, उनसे कोई काम ही नहीं हो पाता था। पीने की लत अभी भी नहीं छूटी थी। शाम पीकर घर आते तो लड़ाई झगड़ा करते। बेहद दर्जे के चिड़चिड़े हो गए थे। अपनी लड़कियों को फूटी आंख भी देखना उन्हें पसंद नहीं था, जबकि उनकी बड़ी बेटी ही उनकी देखभाल करने में आगे रहती थी। वे उन्हें हमेशा लताड़ते रहते, कहते कि तुम लोग मेरे लिए बोझ हो। उन्हें एक पुत्र की आस थी, पुत्रियाँ ही हुई। एक दिन उनके पेट में फिर दर्द उठा। डॉक्टर के पास ले गए तो उसने वही पुरानी नसीहत दी, मगर भैया पर कोई असर नहीं पड़ा। शराब ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। 1 हफ्ते ऑफिस नहीं गए, जाकर करते भी क्या। एक दिन साहब ने भाभी को बुलाया। मैडम, काम नहीं तो तनख्वाह कैसी? यह सुनकर भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। साहब ने उनकी परेशानी भांप ली। एक रास्ता सुझाया। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? इंटर। नियमानुसार ठीक तो नहीं, मगर मानवता के नाते एक रास्ता सुझाता हूँ। आप इनकी जगह यह आकर 10 से 5 तक की ड्यूटी करें। काम बेहद आसान है। आपको सिर्फ लिफाफों पर मुहर लगानी है व फाइलों को इधर से उधर ले जाना है। भाभी राजी हो गई। इस तरह घर में भैया की देखभाल बड़ी बेटी करती और वे नौकरी। भैया की देखभाल की वजह से बड़ी बेटी की पढ़ाई लिखाई हमेशा हमेशा के लिए छूट गई। इन्हीं झंझावतों के बीच एक दिन खबर आई कि भैया नहीं रहे। सुनकर मुझे तीव्र आघात लगा। मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ आया। भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। तीनों लड़कियों के भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तरफ से वे असहाय हो गए थे। मेरी पत्नी ने हौसला बंधाया। सब ठीक हो जाएगा। वे अपना रुदन रोक कर बोली, मैं अकेली औरत बेटियों को लेकर कैसे पहाड़ जैसी ज़िंदगी काटूंगी? कैसे इनकी शादी होगी? मैंने अपनी ओर से आश्वासन दिया कि भैया की कमी भरसक पूरी करने की कोशिश करूंगा। 10 दिन बाद जब मैं पत्नी के साथ वापस आने लगा
तो रानी भाभी रूंधे कंठ से बोली, अगर सब एक साथ रहते तो अच्छा होता। कम से कम बुरे वक्त में एक दूसरे के करीब होते, एक दूसरे के काम आते। मुझे मौका मिला अपने भीतर वर्षों से जमे जज्बातों को उड़ेलने का। किंचित भावुक स्वर में बोला, भाभी, नौकरी के दरमियान मृत्यु होने पर सरकार उनके आश्रितों को इस आधार पर इसलिए नौकरी देती है कि परिवार आर्थिक समस्या से न जूझें और वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को वैसे ही निभाएं जैसे मृतक। क्या भैया ने वैसा ही किया? उन्होंने तो नौकरी पाकर ऐसे मुख मोड़ लिया जैसे उन्हें यह नौकरी उनकी योग्यता पर मिली हो। वे यह भूल गए कि यह नौकरी उन्हें पिताजी की अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मिली थी, ना कि अपना घर बसाकर ऐश करने के लिए। भाभी चुप थी, क्या जवाब देती। आज विपत्ति आई तब सबकी याद आई। जब उनका सब ठीक ठाक था तो मुझे ठीक से खाना तक नहीं देती थी, बिजली के बिल तक की हिसाब लेती थी। आज परिस्थिति प्रतिकूल हुई तो पता चला कि ज़िंदगी का हिसाब कितना जटिल होता है। शायद इसका उत्तर रानी भाभी के पास भी नहीं था आज। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।